Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक ऐसे आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 7 के एनसीईआरटी है, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक जीवन के पार्ट सेकंड को जो है क्लास 7 एनसीईआरटी को बताया गया है। राजनीतिक जीवन, खासकर भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई चीज़ों को इसमें अच्छे से बताया गया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और ये बहुत महत्वपूर्ण एनसीईआरटी की बुक है, इसके लिए से बहुत अच्छे से इसको मैंने बताया है। आप देखिएगा, कहीं कोई क्वेश्चन डाउट होता है आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। अब हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इसी वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ डेली जो है टेस्ट होता है, तो आप टेस्ट को आप दे सकते हैं। वहाँ पीडीएफ ग्रुप है, आप पीडीएफ भी ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, और वहाँ आपको पीडीएफ भी मिलता रहेगा सारे नोट्स के, और वहाँ सारी एनसीईआरटी भी आपको उपलब्ध है, तो आप एनसीईआरटी भी वहाँ ले सकते हैं। आप वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मैंने दिया है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ें आपको याद होंगी। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है। जो राज्य सरकारें होती हैं वो शासन को कैसे चलाती हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी बातें बताई गई हैं। तो इसमें लिखा है क्या क्या हमें पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। इससे पहले चैप्टर में जो है 3 जो है स्तरों की जो शासन व्यवस्था थी, स्थानीय, राज्य और केंद्र, इसके बारे में हमने बताया था आप लोगों को। इसके अलावा अब इसमें देखा जाएगा कि विधानसभा किसे कहते हैं, मंत्री किसे कहते हैं, सदस्य किसे कहते हैं। और ये चैप्टर से अक्सर बच्चों के क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि उनको ये सब चीज़ें जो है पता नहीं होती है। अगर पता होती तो बहुत कम जानकारी होती है। तो हम केंद्र सरकार के बारे में जानकारी तो रखते हैं, लेकिन हम राज्य सरकारों के बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं रख पाते हैं। तो हमें इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, इसको हमें अच्छे से देखने की जरूरत है। इसे कहानी दी गई है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे दिया है विधायक कौन होता है। विधायक कौन होता है, इससे पहले हम कुछ और शब्दों को भी जानेंगे। एक होता है विधायक, एक होता है विधेयक, एक होता है विधायिका, एक होता है विधायिका। क्या अंतर है इसमें? विधेयक किसे कहते हैं, विधायक किसे कहते हैं और विधायिका किसे कहते हैं, पहले इसको जान लीजिए, क्योंकि तीनों शब्द कुछ कुछ शब्दों से मिल रहे हैं। तीनों में जो है कुछ न कुछ शब्द जो है सिमिलर हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। पहले हम इसको अगर जान लेंगे तो हमारी चीज़ें और आसान हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, विधायिका कहते हैं संसद को। जो हमारी संसद है, इस संसद को हम विधायिका बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये विधान कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। कौन? संसद है, इसीलिए संसद को विधायिका बोला जाता है। ये बात याद रखना, ठीक है। अगर कहीं आ जाए कि हमारी विधायिका, तो हमारी विधायिका का मतलब यहाँ होगा हमारी संसद, ठीक है। विधेयक होता है, विधेयक इंग्लिश होती है बिल। बिल का मतलब होता है जब कोई प्रस्ताव ला जाता है तो बिल के माध्यम से, और उसके बाद जब राष्ट्रपति या राज्यपाल सिग्नेचर कर देते हैं तब वो कानून बन जाता है, तो वो अधिनियम कहते हैं। फिर उसी को हम अधिनियम कहते हैं। तो संसद में जब पास हो जाता है, फिर इसके बाद जब राष्ट्रपति और राज्यपाल या किसी का सिग्नेचर हो जाता है, तब उसे हम जो है विधेयक को हम क्या कह देते हैं? अधिनियम, और वो कानून का रूप ले लेता है। तो विधेयक 4 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखना। पहला विधेयक होता है आपका धन विधेयक, मनी बिल। दूसरा होता है सामान्य विधेयक। तीसरा होता है आपका संविधान संशोधन विधेयक, और एक होता है वित्त विधेयक। तो 4 प्रकार के विधेयक होते हैं, ये आपको याद रखना है। पूछा जाएगा विधायक किसे कहते हैं या कौन होता है, तो याद रखना किसी भी राज्य में विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है, ठीक है। जैसे केंद्र में जो है संसद है, तो संसद के 2 सदन हैं, एक तरफ है लोकसभा और एक तरफ है राज्यसभा। याद रखना, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों के सदस्यों को सांसद कहा जाता है। ये बात याद रखना, सांसद कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तो याद रखना, चाहे हिंदी में क्या कहेंगे, सांसद कहेंगे, तो चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों के सदस्यों को सांसद ही कहते हैं। और याद रखना, उसे हम क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। जैसे आपका बिहार है, जैसे आप यूपी है, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तो यहाँ क्या है? तो यहाँ विधान मंडल है। तो विधान मंडल जानते किसे कहते हैं? जो केंद्र में जैसे संसद है, तो राज्यों में संसद को संसद ना कह करके विधान मंडल कहा जाता है, ठीक है। विधान मंडल के 2 सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा
ठीक है। पहला क्या होता है, विधानसभा, और एक होता है विधान परिषद होता है। ठीक है, विधान विधान परिषद विधान परिषद होता है। तो याद रखना, तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें हम विधायक कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेंबर ऑफ जो है लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, ये लिखा हुआ है। तो याद रखना, जो विधानसभा जो हमारी विधानसभा है उसके सदस्यों को विधायक कहते हैं, उसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MLA। ठीक है, और उसको पूरा फुल फॉर्म अगर देखें तो इसको कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। लेकिन जो विधान परिषद होती है उसके सदस्यों को क्या कहते हैं, MLC, मेंबर ऑफ जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगा। और ये कौन होता है, तो ये विधान परिषद के सदस्यों को MLC कहते हैं और विधानसभा के सदस्यों को MLA कहते हैं। ये बात याद रखना, ये कुछ पॉइंट चीजें हैं, अगर हम इसको नहीं समझ पाएंगे तो हमारे लिए और चीजें जो है प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी कि वो चीज़ हमें समझ में क्यों नहीं आया है। तो इसलिए हमें इसको बहुत जो है अच्छे से समझने की जरूरत है। यहाँ लिखा है विधायक कौन होता है, तो आप समझ में आ गया होगा कि विधायक कौन होता है। तो उपरोक्त भाग में आपने जो है उपरोक्त एक घटना के बारे में दिया गया है, उस गांव का क्षेत्र का नाम, विधानसभा का क्षेत्र का नाम है पातालपुरम। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है आप शायद जिला अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नाम से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी MLA किससे परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वह किस पार्टी से हैं? इसका मतलब अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो आपका इसका मतलब पॉलिटी की बहुत सारी बेसिक चीज़ें मालूम नहीं है। तो यहाँ साफ साफ मैंने अभी जो आपको समझाया, यहाँ लिखा भी है कि विधानसभा के सदस्य को विधायक कहते हैं। और याद रखना, अगर यही संसद लिखा होता तो संसद के सदस्यों को सांसद कहते हैं। ठीक है, MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तो विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं, MLA कहते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेकिन अगर यहीं पे विधानसभा ना हो करके विधान परिषद होता, मैं ये बार बार ये शब्द बता रहा हूं, मैं विधान परिषद अगर लिखा होता, और विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य हैं, कहीं नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार 2 राज्य हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक 4 राज्य हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश 6 राज्य हो गया। 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं और विधान परिषद के सदस्यों क्या कहते हैं, MLC कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। ठीक है, क्योंकि परिषद की इंग्लिश होती है काउंसिल। तो आपको इस शब्दों को समझना होगा कि विधान परिषद और विधानसभा, क्योंकि यही से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तब लगता है कि हमारा बेसिक मजबूत नहीं है। यहाँ लिखा है MLA का चुनाव जनता द्वारा होता है। याद रखना, जैसे संसद का चुनाव जो होता है, संसद का खास करके लोकसभा का चुनाव जो होता है वो कैसे होता है, वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। उसी तरह से राज्य की विधानसभा का चुनाव भी प्रत्यक्ष होता है और जनता द्वारा चुना जाता है। फिर वह लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, तो जब चुनाव जीत जाते हैं तो विधानसभा क्या बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। सब मिलकर के क्या करते हैं, एक विधायक दल का नेता चुनते हैं और उसे मुख्यमंत्री बना देते हैं। बाकी सब क्या रहते हैं, तो विधानसभा के सदस्य, जिसे हम विधायक कहते हैं। यहाँ लिखा है इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। तो मतलब यह है कि जनता के प्रतिनिधि होते हैं कौन, विधायक, जो विधानसभा में जा करके और जनता की समस्याओं को वहां पर रखने का काम करते हैं। ठीक है, लिखा है आगे, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। तो भारत के जितने राज्य हैं सभी राज्यों में विधानसभा है, केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें भी हैं। ठीक है, आगे लिखा है हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए, नीचे मानचित्र नीचे दिया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा हुआ है, उसको दिखाया गया है। ठीक है, और हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। जैसे ये हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया है, वैसे बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। तो वैसे जो विधानसभा सीटें होती हैं उसी को निर्वाचन क्षेत्र भी कहा जाता है, ये बात याद रखना। और परिसीमन आयोग के द्वारा इसका निर्माण होता है, गठन होता है, आगे बताया जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है तो हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक
बन जाता है। तो विधायक किसे कहते हैं? तो हर विधानसभा में एक निर्वाचन क्षेत्र से जो जनता का प्रतिनिधि चुना जाता है उसी को विधानसभा का सदस्य कहते हैं, या उसी को हम विधायक कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव, जो है असेंबली का जो है मेंबर कहते हैं, एमएलए कहते हैं। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। तो विधायक अलग अलग राजनीतिक दल के होते हैं, लेकिन सबको विधायक ही कहा जाएगा, चाहे वो जिस पार्टी के भी क्यों ना हो। आगे लिखा है, जो लोग विधायक होते हैं वह मंत्री या मुख्यमंत्री जैसे कैसे बन सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान रखना, विधायक ही मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है और अन्यथा कोई नहीं बन सकता है। लेकिन इसमें संविधान में एक प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक बिना विधायक बने भी मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद उसे जो है विधायक बनना जरूरी है, नहीं तो उसका मंत्री का पद और मुख्यमंत्री का पद खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। ठीक है, तो पहले हम इस लाइन का मतलब समझा देते हैं कि राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। मतलब ये हुआ, जैसे हिमाचल प्रदेश में यहाँ 68 निर्वाचन क्षेत्र दिया गया है, तो 68 का आधा कितना होता है, जो है 34 हो गया। अब 34 ये हो गया और 34 ये हो गया। मान लिया दो पार्टियों ने 34 सीटें जीत गई, तो सरकार किसी नहीं बन पाएगी। अगर किसी पार्टी की यहाँ पे 35 सीटें हो जाए, मतलब आधे से एक अधिक, तो उसे हम बहुमत कहते हैं। ये बात याद रखना। ठीक है, तो यहाँ अगर मान लो 35 हो जाते हैं और ये 33 हो जाएंगे, तो इनका बहुमत कम हो गया और इनका आधे से एक अधिक सीटें होना बहुमत कहलाता है। तो याद रखना, अगर ये 34 सीटों से नहीं 35 सीटें अगर पाएंगे तभी ये आधे से अधिक, और जब आधी सीट से अधिक हो जाते हैं तो उसी को बहुमत कहा जाता है। यही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आगे लिखा है, बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष, याद रखना, जो बहुमत प्राप्त कर लेता है उस राजनीतिक दल को, उस पार्टी को क्या कहते हैं, सत्ता पक्ष कहते हैं, और अन्य सबको विरोधी पक्ष माना जाता है। तो जो सरकार में होता है उसे हम सत्ता पक्ष कहते हैं, और वही सरकार चलाता है, उसी के मुख्यमंत्री और मंत्री होते हैं। ठीक है, बाकी सब जितनी भी अन्य पार्टियां होंगी, चाहे किसी के 2 सीटें हों, चाहे किसी की 4 सीटें हों, सबको हम विरोधी पक्ष, विरोधी दल का नेता, विरोधी दल की पार्टी ही मानते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो याद रखना, हर राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों कितने हैं ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अभी इसको मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। पहले मैं यहाँ पे पढ़ता हूं कि इसमें लिखा क्या है आगे। ठीक है, यहाँ लिखा है, विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार ने ये 2017 के चुनाव के बारे में दिया, 17 का विधानसभा चुनाव जीता, वह विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता है। तो 34 या 35 होना चाहिए, 34 से एक अधिक होना चाहिए, तब बहुमत मिलता है। भारतीय जनता पार्टी को 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वो सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। जो मैंने आपको समझाया उसी को यहाँ उदाहरण में समझा दिया गया है। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी। क्यों? क्योंकि उसके पास सीटों की संख्या ज्यादा थी विरोधियों में। ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। तो याद रखना, जो सत्ता पक्ष होता है उसके बाद जितने विरोधी दल होते हैं, और जिस विरोधी दल के पास सबसे अधिक सीटें होंगी वही जो है क्या बनेगा, मुख्य विरोधी दल माना जाता है। ठीक है, विरोधी पक्ष में कुल जो कुछ अन्य पार्टियां भी थीं और कुछ निर्दलीय विधायक भी थे। निर्दलीय विधायक किसे कहते हैं? जो किसी पार्टी से नहीं होते हैं, जो चुनाव जीतकर आए थे। ठीक है, तो इतने लोग मिलकर के इसी तरह से हर राज्य की स्थिति होती है और हर राज्य में इसी तरह की सरकारें बनाई जाती है, जो ये बताया गया है। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है, मैं पहले पढ़ देता हूँ, इसके बाद फिर मैं आता हूँ मैप पे बताता हूँ। लिखा है, चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। कितनी अच्छी बातें यहाँ बताई गई हैं कि करके कि चुनाव जीतने के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री। तो विधायक जिसको अपने नेता चुनते हैं वही मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वो मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है और चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
देखो यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, उनका मुख्यमंत्रियों का चयन कैसे होता है। तो मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री करता है और शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, आगे मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वह शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों को चलाएं। तो हर विभाग या मंत्रालय का एक एक मंत्री होता है जो मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के शासन को चलाता है। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान है जहां सभी जो है विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों या विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ जो है विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरे मंत्री के रूप में। अगर मान लो कोई विधायक है तो विधायक रहते हुए भी उसको पैसा मिलता है अपने विधानसभा में काम करने के लिए, और अगर वो मंत्री है तो दोहरी जो है दायित्व हो जाएगा उसका। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ एक हिमाचल प्रदेश का मानचित्र दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 विधानसभा की सीटें हैं। तो 68 के नाम देखो यहाँ लिखे हैं, नंबर 1, नंबर 2। यहाँ देखो नंबर 1 लिखा है तो यहाँ पर 68 लिखा है। तो सबके नंबर 2 नंबर, ठीक है। अब 2 नंबर बड़ा है क्षेत्र है, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ठीक है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, ये सब अलग अलग विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, अब देखिए हिमाचल प्रदेश की सीमा उस समय जम्मू कश्मीर से लग रही थी, क्योंकि उस समय लद्दाख नहीं बना था। तो हिमाचल प्रदेश की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है, लद्दाख से यहाँ से लगती है, यहाँ पंजाब से लग रही है, यहाँ उत्तराखंड से लग रही है, और यहाँ चीन से लगती है। ठीक है, तो इसी बहाने हमें रेखा के सीमा रेखा के बारे में पता चल गया। अब आपको एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जो ये मान लिया हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश का जो ये वाला क्षेत्र है वो पर्वतीय क्षेत्र है, और जो नीचे वाला क्षेत्र साउथ वाला क्षेत्र है वो देखो आपका कम मैदानी क्षेत्र है, थोड़ा वहाँ जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि पहाड़ों में जनसंख्या कम है, इसलिए यहाँ विधानसभा की सीटें बड़ी बड़ी बनाई गई हैं। देखो कितनी बड़ी सीटें हैं यहाँ पर, ये सीटें, क्योंकि यहाँ पर्वतीय है। और विधानसभा सीटों का निर्धारण कैसे होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है। तो जो पर्वतीय इलाका है, आप देखिए वहाँ बड़ी बड़ी विधानसभा सीटें बनाई गई हैं। इसका मतलब है कि यहाँ जनसंख्या क्या है, कम है, यहाँ लोग कम है, इसलिए यहाँ पर बड़ी सीटें बनी हैं। अब आप देखिए यहाँ पर छोटी छोटी सीटें बनी हैं, इसका मतलब यहाँ जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे सीटों की संख्या अलग तरीके से दिखाई गई है। इस छोटी छोटी बातों को हमें यहाँ समझने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि विधानसभा सीटों का निर्धारण कैसे किया गया है, तो जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो आप इस मैप के माध्यम से समझ गए होंगे। और याद रखना, इन्हीं को एक एक निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ये सब एक एक निर्वाचन क्षेत्र हैं और सब जनसंख्या के आधार पर बनाए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ जनसंख्या कम थी तो यहाँ का निर्वाचन क्षेत्र 21 नंबर विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र काफी बड़ा हो गया। फिर 68 का देखिए थोड़ा सा उससे थोड़ा छोटा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ जनसंख्या कम है, और इसी को परिसीमन कहते हैं, सीमा में बांधना। विधानसभा या लोकसभा की सीटों को सीमा में बांधने को परिसीमन कहते हैं। ये बात याद रखना। परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, ये भी याद रखना। ठीक है, नोट कर लेना कहीं पे। तो याद रखना, इसी को परिसीमा में बांधने को ही परिसीमन आयोग बनाया जाता है, जो अलग अलग विधानसभा की सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर करता है। ठीक है, तो इस मैप के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि कितनी अच्छी जानकारी आपको यहाँ एनसीईआरटी में दी गई है। इसीलिए एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में एक बहस, विधानसभा में बहस कैसे होती है उसको लेकर के यहाँ पे एक जो है क्वेश्चन जो है रखा गया है कि विधानसभा में जो है बहस कैसे की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक कहानी दी गई, तो आपको कोई मतलब नहीं है, इसको यहाँ पे बताया गया है कि कैसे कैसे चीजें होती हैं। तब मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है, आफरीन और सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा होती है, याद रखना, ये बताने का मतलब यही था कि ऊपर एक दर्शक दीर्घा बनी होती है जहाँ पे लोग बैठ करके कार्यवाही को देख सकते हैं। उनका पास बनता है, पास बनवा करके आप भी जा करके वहाँ कार्यवाही को, संसद में भी, और जो है आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, विधानसभाओं में जाके कार्यवाही आप देख सकते हैं। लेकिन उसका पास कैसे बनता है, तो आपके जो जिले का सांसद या विधायक होता है वही पास बनाता है, तभी आप वहाँ जा सकते हैं। जहां से वह नीचे के विशाल हॉल को देखते हैं, और हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी होती हैं, जैसे आपको संसद भवन में आप देखते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालिक समस्या पर बहस करने वाली थी। मतलब कोई भी तत्कालिक समस्या आ जाए,
कोई देश या राष्ट्र से या जो है उस राज्य की समस्या आ जाए तो उससे संबंधित बहस की जाती है। जो बहस मतलब डिस्कशन होता है उसी को हम बहस कहते हैं। ठीक है, तो विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। ये सब काम विधायक करते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। वो अपना जो है पूछने का काम करते हैं कि सरकार कैसे काम कर रही है, पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वहां पे, मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो याद रखना, विधायक जो है अपनी अपनी विधानसभा के वो प्रश्न पूछते हैं और मंत्री ही उसका उत्तर देता है। मंत्री ही उत्तर देने की जिम्मेदार है, क्योंकि विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल जिम्मेदार होता है और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तो पूरे सदन को उन्हें आश्वस्त करना पड़ता है कि नहीं, मैं जरूरी काम, मैं जो है हर जिम्मेदारी पर मैं निभाऊंगा और उसको मैं पूरा करूंगा। ये मंत्री का काम होता है। आगे लिखा है, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। तो सरकार चलाने का काम कौन करता है? मुख्यमंत्री और मंत्री मिलके चलाते हैं, उनको निर्णय लेना होता है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें हम देखते या पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। जो वो निर्णय लेते हैं वो विधानसभा के सदस्य उसका अनुमोदन करते हैं, उसमें मतदान होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो याद रखना, लोकतंत्र में ये नियम होता है, ये इसकी खूबसूरती है कि विधानसभा का कोई भी सदस्य, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, वो मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकता है, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य जो है अधिकार उन्हीं का होता है। तो ये सब मिल करके काम करते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि विधानसभा के अंदर जो विधायक होते हैं वो चाहे जो डिस्कशन करें, चाहे जो बोले, उसको लेके कोर्ट नहीं जाया जा सकता है, उस पर कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता है। ये उनको विशेषाधिकार प्राप्त है, ये बात याद रखना। ठीक है, यहाँ आते हैं विधायक। एक विधायक है, उन्होंने कुछ समस्या उठाई, फिर दूसरे विधायक ने कुछ समस्या उठाई। तो हम देखते हैं वो क्या समस्या उठाते हैं, किस तरह की समस्या उठाते हैं। तो लिखा है, अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, एक विधायक कह रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि अखंड गांव के मेरे विधायन निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वो विधायक कह रहा है सरकार से। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी मतलब तकनीक में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वह स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूर कदम उठाएं। तो जो जिससे संबंधित विषय होता है वही मंत्री उसका जवाब देता है। तो हैजा किससे जुड़ा हुआ है? स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य मंत्री से वो क्वेश्चन पूछा गया और स्वास्थ्य मंत्री को उसका जवाब वहां सदन में देना पड़ेगा और आश्वस्त करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो है कागजी कार्रवाई ना करके वैसे केवल बता दे हाँ मैं करूंगा ये कार्रवाई, ऐसा नहीं होगा। उनको सदन में आश्वस्त करना पड़ेगा, विधानसभा के अध्यक्ष को संबोधित करके बात करनी पड़ेगी कि हाँ मैं ऐसा काम कर रहा हूं और बहुत जल्दी इस समस्या को मैं दूर करूंगा। तो जिस संबंधित समस्या होगी वही मंत्री उसका जवाब देता है। दूसरा विधायक क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा, ये भी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, दशा इतनी खराब क्यों है? विधायक पूछ रहा है कि हमारे यहाँ जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ की सरकारी जो अस्पताल हैं, ठीक है, उनकी दशा इतनी खराब क्यों है? वो सरकार से क्वेश्चन पूछा। सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है। आप इसका जवाब दीजिए, ठीक है। तो इसका जवाब कौन देगा? तो इसका जवाब भी स्वास्थ्य मंत्री ही देंगे। आगे लिखा है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह दर संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। ये दूसरे विधायक ने एक क्वेश्चन पूछ दिया सरकार से, यह मंत्री, अब मंत्री को उसका जवाब देना पड़ेगा। तो मंत्री जवाब 2 तरह का देता है, एक तारांकित, एक अतारांकित। तारांकित में मौखिक होता है और अतारांकित में लिखित जवाब देना पड़ता है और संतुष्ट करना पड़ता है। तीसरा विधायक क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र जो है तौल पट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है।
औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूंगा कि पानी पहुंचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। इसका जवाब भी मंत्री ही देगा, स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि ये भी स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा हुआ है। तो अलग अलग क्षेत्रों के विधायक अपने अपनी समस्याओं को वहां पे रखते हैं। इसी को एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया गया है। चौथा विधायक क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। ये कौन कह रहा है? सत्ता पक्ष कुछ कोई विधायक। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। तो ये मंत्री ने जवाब दिया होगा, वो भी एक विधायक ही है, तो उसने जवाब दिया कि नहीं, हम ये काम कर रहे हैं। पांचवा विधायक, हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खराब, मतलब खस्ता है, खराब है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्ति ही नहीं की गई है, तो उनकी नियुक्ति ही नहीं की गई। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक जो ORS के पैकेट पहुंच पाएंगे? फिर क्वेश्चन पूछा गया। तो फिर छठे विधायक ने कहा, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। यह कोई सत्ता पक्ष का विधायक या मंत्री कह रहा है कि विपक्षी दल फालतू के क्वेश्चन पूछ करके जो है सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया है। तो जो हमारी पिछली सरकार थी उसने कोई काम नहीं किया था, अब उसको हम कर रहे हैं। ऐसा जवाब छठे विधायक ने दिया जो मंत्री था। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छे से यहाँ चीजों को समझाया गया है। अलग अलग जो विधायक थे जिन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, सबके यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबको बताया गया है। एक विधायक 5 नंबर किए हैं, 6 नंबर किए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, सब विधायक अलग अलग हैं और सब लोगों ने क्वेश्चन पूछा। इस जो पूरी प्रक्रिया आपने पढ़ा, इसी को डिस्कशन कहते हैं, इसी को बहस कहते हैं। तो इस संसद में या विधानसभाओं में ऐसी ही बहसें होती हैं और तब जाकर के नया नया कानून बनता है और नई नई समस्याएं दूर होती हैं। ठीक है, आगे लिखा है, उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या ना की गई कार्यवाही पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, याद रखना, जो विधायक होते हैं वो सामूहिक रूप से सरकार के काम के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं, इसलिए उनको जवाब देने की आवश्यकता वहां होती है। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। सरकार किसे कहते हैं? तो जो विभिन्न विभाग और मंत्री होते हैं सब मिल करके सरकार, उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, जो उनके प्रभारी हैं, इन सबका सामूहिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मंत्रियों का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। तो वास्तविक कार्यपालिका किसे कहते हैं? मुख्यमंत्री को, और नाम मात्र का राज्यपाल को। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं, तो उसी को हम विधायिका कहते हैं। तो जहां विधान बनाया जाता है उसी को हम विधायिका अर्थात संसद या विधानसभा कहते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा है था कि उन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो मुख्यमंत्री उसी का होता है, विधायी दल का नेता होता है, और वो जो है कानून बनाने का काम वो पूरी कार्यपालिका का प्रधान होता है, हिस्सा माना जाता है। ये भी याद रखना। तो मुख्यमंत्री ही सर्वे सर्वा होता है क्योंकि वो विधायी दल का नेता होता है और असली सरकार वही चलाता है। ठीक है, आगे लिखा है शासन की कार्य प्रणाली। तो शासन, जो सरकार होती है उसको शासन कहते हैं। अगर यहाँ प्रशासन लिखा होगा तो अधिकारी जो IAS IPS अधिकारी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रशासन का अंग मानते हैं। तो आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? प्रशासनिक अधिकारी की, ना कि शासन की। आप नेता नहीं बनने जा रहे हैं, आप अधिकारी बनने जा रहे हैं। लिखा है, केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में जो है टीका टिप्पणी और सरकार से कार्यवाही करने की मांग नहीं की जाती है।
आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्यवाही करते हैं, और इसी तरह का एक तरीका याद रखना, एक बात समझ लीजिएगा कि केवल विधानसभा में ही सरकार के ऊपर टिप्पणी टिप्पणी नहीं होती है, जवाब नहीं माना जाता है। अलग जगह भी है, जैसे अखबारों के माध्यम से सरकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, अन्य संगठन भी सरकार से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप जनता की भलाई के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, आप इसका जवाब दीजिए। तो मीडिया में आकर के लोग जवाब देते भी हैं। आगे लिखा है कि विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। तो प्रेस वार्ता की गई और प्रेस वार्ता के माध्यम से मंत्री जवाब देते हैं, जिसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसमें जितने भी संवाददाता आते हैं प्रेस के, वो सब अलग अलग क्वेश्चन भी पूछते हैं, उनका जवाब मंत्री को देना पड़ता है। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। तो जो मंत्री कहते हैं, आप देखिएगा अक्सर समाचार पत्रों में जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है वो सब के बारे में वहां पे जानकारी दी जाती है। आगे लिखा है, अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गई। ठीक है, उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदार की मृत्यु हो गई थी। वह अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि दी। जो धनराशि देते हैं उसे मुआवजा कहते हैं। ठीक है, उससे थोड़ा सा उनका दुख क्या होता है, थोड़ा बहुत दूर हो जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है, वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी भी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कहा, आगे लिखा है, उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वह क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सके। तो याद रखना, जिस क्षेत्र का दौरा करने मंत्री गए, उन्होंने देखा कि वहाँ एक समस्या नहीं है, वहाँ कई समस्याएं हैं। तो उसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई गई है। अब उस समिति जांच करेगी और वहाँ की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देगी कि यहाँ क्या क्या करना चाहिए, और वही मुख्यमंत्री फिर कर देंगे। ऐसी ही सरकारें चलती हैं। ठीक है, आगे लिखा है, जैसा आपने ऊपर देखा, वह लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्यवाही करनी होती है। वह यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। ठीक है, ये सब मिल करके काम करते हैं। इन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि वह उचित कदम उठाने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल देंगे, वहाँ ऐसा नहीं होता है। उनको वहाँ पे उनको आश्वस्त करना पड़ेगा कि नहीं, मैं आपके लिए और ये सब काम करने जा रहा हूँ। आप जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब मेरा देने का मेरा उत्तरदायित्व है और देना उनको पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। तो प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार जवाब देती है और कहती है कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बना करके हर नगर निगम के लिए एक अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा होता है। तो कानून बनाने का कौन जिम्मेदार है? राज्य में विधानसभा है और केंद्र में हमारी संसद है, जिसे हम दोनों को हम विधायिका कहते हैं। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। तो जितने विभाग होते हैं वो इन्हीं कानूनों को क्रियान्वयन करते हैं। इसलिए भी जो ये विभागों का समूह होता है उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे, मतलब हम जब क्लास 8 एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो उसमें हम इसके बारे में और बताएंगे कि संसद किसे कहते हैं। ठीक है, अब ये क्लास 7 की एनसीईआरटी है। आगे लिखा है, लोकतंत्र में विधायकों MLA के बारे में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को
मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग के बारे में बताया गया। इन विधायकों जो याद रखना, इन विधायकों का काम क्या होता है कि प्रश्न पूछना, लेकिन जो विधायक होता है, जो सत्ता पक्ष में होता है, वो मंत्री भी बन जाता है, तो उसका काम है कि वो हर तरह का जवाब दे। ठीक है। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित और स्वीकृत कराना होता है। तो याद रखना, जो कोई भी विभाग कोई काम करता है तो उसे विधानसभा द्वारा उसे अनुमोदित होना भी जरूरी है कि आप कर क्या रहे हैं, बताना होगा, जरूरी है। ठीक है। यहाँ लोकतंत्र में जो है, लोग अपनी सरकार विरोधी भावनाएं हैं। लोग जब सरकार से नाखुश होते हैं तो इसी तरह के आंदोलन करते हैं, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, शिक्षक हो, वकील हो, डॉक्टर हो, सब अपनी अपनी बात सरकार के अगर वो खुश नहीं होते हैं तो अपनी बातें रखते हैं। देखा होगा हमारे यहाँ किसान आंदोलन लगातार हो रहे थे। ठीक है। महिलाओं के आंदोलन होते रहते हैं, तो सबके आंदोलन होते रहते हैं। तो ये चीजें बहुत अच्छी चीजें हैं लोकतंत्र की, जो लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ लिखा है वॉलपेपर की परियोजना। वॉलपेपर एक मजेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीरें दी गई हैं वो कक्षा में वॉलपेपर बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं। तो एक बच्चों को होमवर्क के रूप में दिया गया है, इसको यहाँ पे केवल देख लेना है। अब यहाँ देख सकते हैं बच्चों को होमवर्क दिया गया है और वो जो है अलग अलग विषयों पर जो है वॉलपेपर बना रहे हैं, और इसको जो है आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है। ये प्रोजेक्ट होता है, आजकल देखा होगा इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ये सब चीज़ें काम होते हैं, और बच्चों को इस चीज़ें बताई जाती हैं कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई या किसी जो है बीमारी से जुड़ा हुआ है, कोई जागरूकता के लिए, और ऐसे ही उनको लगा दिया जाता है जिससे लोग पढ़ते हैं और प्रभावित होते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, कोई बीमारी हो गई, या कोई अभियान हो गया, पर्यावरण से जुड़ा कोई अभियान हो गया, तो उनको लेकर के इस तरह के जो है वॉलपेपर बना करके स्कूलों में जागरूक करने का काम किया जाता है। तो ये भी हमारे एक लोकतंत्र की अच्छी खूबसूरती है कि बच्चों को शुरू से ही इस बारे में बताना जरूरी है कि हमें किन मुद्दों पर, कौन कौन से मुद्दे हमारे महत्वपूर्ण हैं और किस पे हमें बात करनी चाहिए। तो ऐसा बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए। ठीक है। खास करके शिक्षा व्यवस्था में। तो इस चैप्टर में जितनी बातें थी मैंने आपको बता दिया है। कहीं कोई डाउट होगा तो आप जरूर पूछेगा, उसका जवाब आपको हम देंगे। अगला है आपका तीसरा चैप्टर है, तीसरी जो इकाई है उसमें जो है एक चैप्टर यहाँ पे दिया है, चौथा चैप्टर में, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़के और लड़कियां जो है बड़े होकर के कैसे कैसे क्या काम करते हैं उसी के बारे में दिया गया है। तो इस लेसन को मैंने पूरा पढ़ा। इस लेसन में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बताया जा सके। ठीक है। इसमें जो है दो बच्चों की कहानी दी गई है। इसमें एक आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि बच्चे कैसे बढ़ते हैं आगे, कैसे उनका विकास होता है। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी इसमें कुछ दिया नहीं है कि जो बताया जा सके। स्कूल बच्चे कैसे जाते हैं, उन्हें खेलने का क्या होता है, लड़कियां और लड़के जो है उनको खेलने के लिए क्या व्यवस्था स्कूल में होनी चाहिए, उसी सब के बारे में यहाँ बताया गया है। तो उसको थोड़ा एक बार देख लेना। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो बताया जा सके। मैंने क्योंकि पूरा पढ़ा पहले मैंने, फिर सोचा कि अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो मैं कोई चीज़ होगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। अब एक बात देख लीजिएगा। ठीक है। आगे यहाँ एक चीज दिया है कि महिलाओं का काम और समानता दिया गया है, कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को आप कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। ठीक है। या स्त्रियों पुरुषों की भी असमानता की बड़ी सामाजिक व्यवस्था का एक भाग है। याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो महिलाओं का काम और समानता होती है वो हमारे यहाँ समाजों में कम होती है। समाज और परिवार में महिलाओं को काम और जो है समानता कम क्यों होती है? क्योंकि रूढ़िवादी हमारा समाज होता है। तो महिलाओं और पुरुषों में असमानता का सबसे बड़ा कारण क्या है? सामाजिक व्यवस्था का एक भाग के रूप में उसको देखा जाता है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को जो है यह माना जाता है कि वो घर के काम के लिए बनी ही है। ठीक है। अगर अगला जो चैप्टर है वो महिलाओं के बदलाव से जुड़ा हुआ है कि महिलाएं कैसे बदलती गई हैं। ठीक है। कैसे महिलाओं का जीवन बदल गया है, उसी के बारे में अगला चैप्टर वही दिया गया है। तो यहाँ पे केवल दिया गया, इसको देख लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को कैसे समझाने का प्रयास किया गया है आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से। तो आंगनबाड़ी केंद्र में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आदत डलाई जाती है कि वो स्कूल आएं और स्कूल के माहौल को समझें। जिसे आज हम प्ले स्कूल कहते हैं, उसी को हम गांव में आंगनबाड़ी केंद्र कहते हैं। यहाँ पे बच्चों को खाने पीने का सामान दिया जाता है, उनके पोषण को ध्यान रखा जाता है और उनको केवल खेल कूद की चीज़ें बताई जाती है। उनको पढ़ाया नहीं जाता, उनको बस खेलने का, कूदने का, इसके अलावा पीटी करने का, छोटे छोटे कहानियां बताई जाती हैं आंगनबाड़ी के माध्यम से, कि बच्चे केवल स्कूल आने की आदत डालें। ठीक है। ये बात याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। और पूछा जा सकता है आंगनबाड़ी किस आर्टिकल द्वारा बनाया गया है, तो नोट कर लेना, आंगनबाड़ी आर्टिकल 45 आर्टिकल के द्वारा बनाया गया है,
ये भी याद रखना, क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो 5वां चैप्टर है, यह है आपका औरतों ने बदली दुनिया। औरतों ने दुनिया को कैसे बदला है, इसके बारे में हमें समझना है। तो औरतों के लिए प्रथम विश्व युद्ध एक जो है अवसर के रूप में जाना गया। अगर प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो बहुत सारी महिलाएं घर में रह गई और पुरुष युद्ध लड़ने चले गए। पुरुषों की संख्या कम हो गई यूरोप में और महिलाओं की संख्या बढ़ गई। तो महिलाओं ने ही कृषि करना शुरू किया, स्वास्थ्य में डॉक्टर बनी, शिक्षा को उन्होंने संभाला, उद्योग को संभाला, और धीरे धीरे महिलाओं के जो है अधिकार बढ़ते चले गए और महिला आंदोलन बढ़ते चले गए। और इसीलिए यूरोप की महिलाएं जो है काफी सशक्त हैं और उनको उनके अधिकार अच्छे से उनको पता है। ये बात याद रखना। ठीक है, यहाँ लिखा है काम, अवसर और कठोर उपेक्षाएं। लिखा है रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। अक्सर जब हम कभी नर्स शब्द आता है तो नर्स में हम महिलाओं को ही रखते हैं, और पायलट शब्द आता है तो अक्सर हम पुरुषों की ही कल्पना करते हैं, महिला पायलट की कल्पना हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, आज लेकिन बदल रहा है मामला। ठीक है, लिखा है ऐसा उन्होंने इस कारण दिया कि उन्हें लगता था कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि वो देखभाल करेंगे, क्योंकि वह अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सहनशील तो महिलाएं बहुत होती हैं, विनम्र भी होती हैं। ठीक है, अधिकांश महिलाएं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये भी है। और पुरुष भी अधिकांश विनम्र होते लेकिन कम महिलाओं की अपेक्षा। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार ये माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं। ये पहले का बातें थी, उन्हीं को बताया गया है कि पहले ये माना जाता था कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत पड़ती है और महिलाएं जो है तकनीकी काम के लिए उपयुक्त नहीं है, वो घर के काम के लिए हैं। एक भूमिका बताई गई है कि शुरू से महिलाओं की स्थिति क्या थी और आगे महिलाओं की स्थिति क्या हो गई, तो कैसे महिलाओं ने दुनिया को बदला है, इसी को यहाँ आगे बताया गया है। लिखा है अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए, अध्ययन करने और प्रशिक्षण देने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है। लड़कियां याद रखना बहुत लड़ झगड़ करके ही तैयारी कर पाती हैं, उनको बार बार जो है घर में और हर जगह सहयोग नहीं मिलता है। बहुत सारी लड़कियां हैं वो बनना चाहती हैं, बहुत आगे जाना चाहती हैं, लेकिन परिवार का सहयोग नहीं मिल पाता। जितना मिलना चाहिए, जितना लड़कों को मिलता है उतना लड़कियों को नहीं मिलता है। जो लड़कों को मिलता है, अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वह शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। तो लड़कियां जो तैयारी करने आती भी हैं, उनके पापा, उनके माता, उनके पिता उनको तैयारी करने के लिए भेजते हैं, तो उनको अल्टीमेटम देते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल कि आपको बेटा इतने में अगर नहीं बन पाए तो तुम्हारी शादी कर देंगे, क्योंकि शादी करना तुम्हारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। और लड़के की शादी 10 साल तक तैयारी करता रहेगा, 20 साल तक तैयारी करता रहेगा, तब भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो राजकुमार है, तो उनको क्यों बोला जाए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है, और जो बहुत सारी लड़कियां इस समस्याओं से जरूर अवगत होंगी, ये उनको पता भी होगा कि उनको बराबर अल्टीमेटम मिलता रहता है। अगर उनका भाई तैयारी कर रहा है तो उसको अल्टीमेटम कम मिलेगा, लेकिन महिलाओं को बार बार लड़कियों को टोका जाता है हर चीज में काम करने से। ठीक है, हो सकता है आप साथ भी ऐसा हुआ हो। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता, तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो सकता है। बिल्कुल होता है ऐसा। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले, ऐसा भी होता है। अक्सर लड़कों को जो है दबाव रहता है कि अच्छा वेतन वाली नौकरी करना, चाहे जो हो जाए। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धोस दी जाती है। आपको याद होगा कि क्लास 6 की जो है पुस्तक में जो है ये बचपन के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो कितनी अच्छी बात बताई गई है कि लड़कों की समस्याएं और लड़की की समस्याएं दोनों को यहाँ बताया गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूल में हर साल अधिकांश संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, तो हम सोचने लगते हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है
कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना बहुत पहुंच के बाहर की बात है या अनुचित बात मानी जाती है। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनसे स्कूल की पहुंच क्या होती है, बहुत दूर हो जाती है। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था। अक्सर यही होता था, अगर उनके माता पिता कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, अक्सर बच्चे वही काम सीख लेते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हमें यही काम करना है, क्योंकि उनको पढ़ने से वो बहुत दूर होते थे। ठीक है, आगे लिखा है लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। पहले लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। क्या था? उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं होती थी। ऐसा भी हमारे यहाँ उदाहरण है, अभी बताता हूं मैं। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहां कुम्हारी, बुनकरी, वस्त्र बनाना, हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। ये हमारे यहाँ सोच थी। बताओ तो कैसे दुनिया बदलेंगी? लेकिन अब दुनिया बदल रही है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती हैं और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती हैं। चूंकि वह चाक नहीं चलाती हैं, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता है। अब उन्हें कुम्हार भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो चाक चलाती नहीं है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वह समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर के बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी लड़कियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने जो है पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। ये भी जो है धीरे धीरे हुआ। हमारे यहाँ आते हैं, यहाँ पे लिखा है, एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ लिखा है रमाबाई। रमाबाई जो है अपनी बेटी के साथ, उनका एक फोटो यहाँ दिया गया है, आप पहले उनको देख लीजिएगा। ये रमाबाई है। ठीक है, इनका संघर्ष क्या था? महिलाओं की शिक्षा के लिए। लिखा है, महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई। क्योंकि स्कूल नहीं गई, इसलिए इन्हें शिक्षा का महत्व पता था और अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा था। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई थी, तो इन्हें हम रमाबाई पंडिता कहते हैं या पंडिता रमाबाई कहते हैं, क्योंकि वह संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान जो है अर्जित करने की अनुमति नहीं थी, तो महिलाएं संस्कृत नहीं पढ़ सकती थी। यह भी बहुत बड़ी समस्या थी, उनको यह जो है अधिकार नहीं था। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने और स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें जो है लकड़ी से चीजें बनाने, छापा खाना चलाने जैसे कुशलता की जो है सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में लड़कियों को काम कम ही सिखाई जाती है। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। ऊपर बाएं तरफ जो छपी तस्वीर है, उसमें जो है छापा खाना दिखा गया है। रामाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है, ये भी याद रखना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो किताबें छापी जाती हैं, उसी का एक यहाँ दृश्य भी दिया गया है, आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक है राज सुंदरी देवी, उनका अनुभव पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। वो आज से 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। ठीक है, उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है अमार जीबोन किसी, जो है भारतीय महिला द्वारा लिखा गया पहली आत्मकथा, या पूछा जा सकता है। तो जो राज सुंदरी देवी हैं, इन्होंने जो है अपनी आत्मकथा लिखी है, और ऐसा करने वाली ये पहली महिला है, ये भी आपको याद रखना है। राज सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। ठीक है, और उनके बारे में लिखा गया कि वो जो है गृहिणी थी, और उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है। कितना जो है विचार रखा जाता था उसमें, कितना खराब विचार है वो। ठीक है, और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय स्वयं ही छुप छुप करके पढ़ना लिखना सीखा। तो यहाँ पर एक नीचे उन्होंने अपना अनुभव बताया है कि मैं कैसे पढ़ना लिखना सीखी हूँ। तो इस कहानी को अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो इसमें केवल इतना लिखा है कि जो है ये एक पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो एक चैतन्य महाप्रभु थे, भक्ति आंदोलन के जो संत थे। तो ये उनकी जो लिखी गई किताब थी, उसका नाम था चैतन्य भागवत। तो उसमें जो है संस्कृत में चीजें लिखी गई थी, हिंदी में लिखी गई थी।
तो इसी को इन्होंने चुप छुप करके रसोई घर में पढ़ा था। उसी के यहाँ पर एक चर्चा दी गई है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसी बारे में यहाँ बताया गया है कि राज सुंदरी देवी ने कैसे जो है एक संघर्ष करके छुप छुप करके कैसे अक्षर का ज्ञान उन्होंने सीखा, ये बताया गया उसमें, यह देख लीजिएगा। यहाँ पर ये जो है लिखा है कि राज सुंदरी देवी और रुकैयत हुसैन, एक कहानी और दी गई थी, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। ये ऐसी मतलब स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं। सभी समाजों और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, आज भी भारत में एक चुनौती है। ये भी हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय क्या है, ठीक है। तो लिखा है, आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्र की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए गए जाने वाले काम आदि, ठीक है। इस जानकारी के इस्तेमाल जो है हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या, स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात। अक्सर देखा जाता है कि हमारी जनगणना होती है, फिर भी लड़कियां या महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती हैं और पुरुष ज्यादा। लिखा है 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के का 40% शिक्षित था। कब? 61 में, ठीक है। आगे कह रहा है, इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग ही प्रशिक्षित था। कब? ये बात कब की हो रही है? 1961 की। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों और पुरुषों की जो है कि यह संख्या बढ़कर के 82% हो गई। तो पुरुषों का जो है साक्षरता कितनी हो गई? 82%। और शिक्षित लड़कियों और स्त्रियों की संख्या 65 हो गई। तो लड़कियों की अलग जनगणना होती है, स्त्रियों की अलग होती है, याद रखना। इसका असर यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों के दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं, उन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इनके बीच का अंतर सभी समाप्त नहीं हुआ है। ये क्यों है? क्योंकि लोग लड़कियों को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, उनको पराया धन समझ करके उनको सोचते हैं कि क्यों पैसा खर्च करें, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ लिखा है, यहाँ ऊपर देख लीजिएगा, कोई मतलब इसका नहीं है। लिखा है, संभवतः आपने ऊपर की तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी में तुलना में अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़कियों स्कूलों संख्या छोड़ने दर अधिक है। याद रखना, हमारे यहाँ समाज में बिल्कुल सही बात है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियां स्कूल जल्दी छोड़ देती है, क्योंकि उनका बाल विवाह हो जाता है। उनको जो है कम एज में शादी कर दी जाती है, क्योंकि उनको एक बोझ माना जाता है। लिखा है, इसका अर्थ यह हुआ कि दलित और आदिवासी मतलब जनजाति पृष्ठभूमि की लड़कियों की स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। 2011 की जनगणना में से यह भी पता चलता है कि दलित और आदिवासी लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम है। तो इस्लाम धर्म में लड़कियों को और भी कम पढ़ाते हैं, ये भी एक समस्या है, ठीक है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, यह अवसर निकाला गया, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष समय बिता पाती हैं। तो ये भी एक समस्या हमारे देश में है। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ने के लिए उचित न तो विद्यालय है और न ही पढ़ने के लिए माहौल है, ठीक है, और न ही शिक्षक हैं। यदि विद्यालय घर के पास न हो और लाने ले जाने के लिए, ठीक है, किसी जो है साधन या बस जैसे वैन आदि की व्यवस्था ना हो, तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर घर से स्कूल थोड़ा भी दूर होता है तो अक्सर जो है लोग नहीं भेजते हैं और कम एज में शादी कर देते हैं। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और वो अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्च नहीं उठा पाते, क्योंकि इनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है कि लोग 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं, क्योंकि उन्हें शिक्षा का अभाव है उनके अंदर, तो उनको नहीं पता है कि परिवार नियोजन क्या होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो बहुत गरीब हो जाते हैं, तो वो हर बच्चे पर पैसा खर्च नहीं कर सकते, ये भी एक कारण है। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि टीचर और उनके सहपाठी भी भेदभाव करते हैं स्कूलों में। ऐसा आप लोग अक्सर न्यूज में सुनते होंगे, ठीक है। जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था, जो आपने
पढ़ा था क्लास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में बताया गया है। तो पहले यह शुरुआत कहाँ हुई थी इसकी? इसकी शुरुआत हुई थी पहली बार हरियाणा के पानीपत में, क्योंकि हरियाणा में लिंगानुपात बहुत कम है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य है भारत में लिंगानुपात को ठीक करना, और याद रखना पहले बेटियों को बचाना है फिर उन्हें पढ़ाना है। ये आज अभियान बन गया है। और आपको कभी गौर करिएगा, आप कभी भी रोड पे जब जाइएगा तो जितने भी ट्रक मिलेंगे आपको, सबके ट्रक के पीछे लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये एक अभियान बन गया है, आज जन जन तक ये पहुंच चुका है। ठीक है, और आज बहुत जरूरी भी है। अब आते हैं महिला आंदोलन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। ठीक है, अधिकार दे दिया गया है। अन्य क्षेत्र भी हैं, जैसे कानूनी सुधार, हिंसा, स्वास्थ्य, जहां लड़कियां और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। जाहिर सी बात है, ठीक है, समय के साथ बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर, ये परिवर्तन अचानक नहीं आए। क्यों? तो औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिल करके इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया है। ठीक है, बहुत सी महिलाओं ने संघर्ष किया है। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों में कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जो है जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने, न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियां जो है आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं के जो है आंदोलन को कैसे जो है धार दी गई है। ठीक है, अलग अलग माध्यम से आप देख सकते हैं, बना करके यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये पर्यावरण जो है जागरूकता को लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में देख सकते हैं कि महिलाओं ने कौन कौन से आंदोलन किए हैं, और आज भी आपको ऐसे आंदोलन करते हुए महिलाएं दिखेंगी। लिखा है अभियान, भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। घरेलू हिंसा और भेदभाव यह महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है, सामाजिक समस्याओं में देखा जाता है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना था जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके, जिसे घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 नाम दिया गया था, क्योंकि हमारे देश की महिलाएं शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से पीड़ा उठाती हैं घरों के अंदर। इसी तरह उसे घरेलू हिंसा कहते हैं। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिया था। तो याद रखना, जहां महिलाएं काम करती हैं वहां महिलाओं के साथ भी भेदभाव होता है। ठीक है, एक और उदाहरण देखें। 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। नव विवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना की और कानून जो है अपराधियों का जो है कुछ नहीं कर पा रही थी। इस मुद्दे पर महिला सड़कों पर निकल आई और उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव और जानकारियों का आदान प्रदान किया। ये महिला आंदोलन का ही परिणाम था कि जो है दहेज के लिए इतना बड़ा कानून बन पाया। अतः यह समाज का एक बहुत बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छपने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। तो दहेज देना और दहेज लेना दोनों जो है अपराध माना जाता है, ये बात याद रखना। जागरूकता बढ़ाना, औरतों के अधिकारों संबंधित समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है, ये भी याद रखना। गीतों, नुक्कड़ नाटकों, जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। आप ये देख सकते हैं, नुक्कड़ नाटक करती हैं, गीत गाती हैं, ढोल बजाते हुए आप देख सकते हैं महिला को। ठीक है, और अपने उसके माध्यम से जो है वो विरोध करती हैं। आगे लिखा है विरोध करना, जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे कि कानून अथवा नीति द्वारा, जो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाता है, लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियों, प्रदर्शन आदि बहुत जो है असरकर तरीके अपनाती हैं, जिससे जो है सरकार उनके लिए काम करने को राजी हो जाए, काम करे। आगे लिखा है
बंधुत्व व्यक्त करना। न्याय के अन्य मुद्दों जैसे औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का एक हिस्सा होता है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताजा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। अक्सर देखा होगा ऐसा समाचार पत्रों में आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं ये अलग अलग क्षेत्र की महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, अलग अलग हैं, अपने अपने अधिकारों की मांग करने के लिए अक्सर सरकार से आंदोलन के रूप में जो है अपनी मांगों को मनवाने का काम करती हैं। तो इस चैप्टर में जो ये बातें थी मैंने बता दिया, इसमें आप देख लीजिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट कर जरूर पूछेगा। ठीक है, अगला है संचार माध्यम और विज्ञापन। संचार माध्यम और विज्ञापन क्या है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम बता सकें। ठीक है, तो इसको एक बार केवल पढ़ लीजिएगा, मैंने पूरा उसको पढ़ा है पूरा। अब यहाँ देखो लिखा है कि संचार माध्यम और तकनीक क्या है। तो आप सबको पता होगा कि संचार माध्यम तकनीक कौन कौन से होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है टीवी, इंटरनेट, ये सब जो है क्या है, संचार माध्यम है। चाहे वो अखबार हो, टेलीविजन हो, रेडियो हो, इनसे माध्यम से हम अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम और जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम संचार और तकनीक और माध्यम से होता है। तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, मैंने क्योंकि पूरा पढ़ा मैंने, इनमें ऐसा कुछ नहीं था कि जो हमें एग्जाम में पूछा जा सके, इसीलिए मैंने इसको जो है आप लोगों को बता दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अलग अलग माध्यम से कैसे जो है संचार के माध्यम से कैसे इसको किया जा रहा है। आगे यहाँ एक चीज लिखा हुआ है जो जहाँ जो इंपॉर्टेंट लगा मैं आपको बता देता हूँ। लिखा है संचार माध्यम और लोकतंत्र। याद रखना, लोकतंत्र का एक चौथा जो पिलर है वो आपका क्या है, तो संचार माध्यम है या हमारा मीडिया है। तो लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में जहाँ समाचार देने और उनमें होने वाले घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो संचार माध्यम में समाचार पत्र का जानते क्या काम है, जो सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, ये इसका सबसे प्रमुख काम है। आगे लिखा है उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जो है जान सकते हैं कि सरकार किस तरह काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचार पत्रों के आधार पर जो है कार्यवाही भी कर सकते हैं। ऐसा हुए संबंधित मंत्री को पत्र लिख करके, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान आदि चला करके सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने के लिए आग्रह कर सकते हैं कि संचार बहुत अच्छा है, संचार के माध्यम से सरकार कैसे काम करती है, ये सबसे अच्छा इसी के बारे में बताया गया है। तो भाई इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जिसमें लिखा है प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। तो अक्सर ऐसा चीजें आप न्यूज में पढ़ते होंगे। लिखा है कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी न्यूजें आती हैं, उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने इसको नहीं पढ़ा है, इसको नहीं बताया है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा चीज नहीं था जो एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो जहां जहां लग रहा है मैं खुद ही बता दे रहा हूं, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो है सर ने नहीं बताया चीज, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। आप किसी देखो बुक स्टॉल पे गए होंगे तो आपको देखा होगा ऐसी तमाम अलग अलग पत्रिकाएं आपको मिलेंगी, अलग अलग विषयों पर, कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, कुछ कंपटीशन के लिए जैसे प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल। ठीक है, तो कुछ जो है बिजनेस के लिए मैगजीन है, तो कुछ जो है महिलाओं से जुड़े हुए जो है उनके जो है ब्यूटी से जुड़े हुए कुछ मैगजीन हैं, तो कुछ मैगजीन जो है आपके जो है सामाजिक मुद्दों से, जैसे इंडिया टुडे सामाजिक मुद्दों से, राजनीतिक मुद्दों से जुड़े हुए हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रिकाएं आती हैं। ठीक है, तो ये सब जो है अलग अलग पत्रिकाओं के माध्यम से अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी जनता तक पहुंचती है। तो ये उसी के बारे में यहाँ दिया गया है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो बताया जा सके। ठीक है, अगला है विज्ञापन को समझना। इस चैप्टर में ये भी कुछ भी नहीं है जो बताया जा सके इसमें भी, इसलिए मैंने नहीं बताया। उसके आप समझ लीजिएगा कि विज्ञापन, क्योंकि यहाँ टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, विज्ञापन को समझना है। विज्ञापन होता क्या है, तो विज्ञापन में लोग क्या करते हैं, अपनी वस्तुओं को बेचने का काम करते हैं, और हमें विज्ञापन से नई नई वस्तुओं और नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इसी को एक बार आप पढ़ लीजिएगा। उपभोक्ताओं को कैसे भ्रमित किया जाता है, कैसे उन जो है उनको परेशान किया जाता है उपभोक्ताओं को। आप भी कई बार विज्ञापन देख के परेशान हुए होंगे, तो उसी के बारे में यहाँ एक जानकारी दी गई है। मैंने पूरा पढ़ा, इसको कहीं ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको जो है बताने जरूर नहीं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो जहाँ जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। अगली जो वीडियो आएगी वो क्लास 8 एनसीईआरटी की होगी, उसमें संसद के बारे में, विधानसभा के बारे में और डिटेल में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ एक दिया है विज्ञापन और लोकतंत्र, इसको थोड़ा मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे क्या है, एक लोकतांत्रिक समाज में विज्ञापन अनेक प्रकार से समानताएं संबंधी विषयों से जुड़े होते हैं, जुड़ जाते हैं। किसी उत्पाद के विज्ञापन में बहुत पैसा लगता है। प्रायः एक ब्रांड के विज्ञापन में
करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। आप लोग देखा होगा सर, यूट्यूब पर भी आप जब वीडियो देखते होंगे, ऐड आता है, तो वो सब ऐड क्या है, विज्ञापन का ही एक प्रकार है, बेचने का है। विज्ञापन बनाना और उन्हें उन्हें मीडिया में दिखाना बहुत महंगा होता है, क्योंकि आजकल बाजार में बहुत सारे विज्ञापन, इसलिए कंपनियों को अपने विज्ञापन बार बार दिखाने पड़ते हैं। उनको अगर बार बार नहीं दिखाएंगे तो लोग भूल जाएंगे, जिससे वह लोगों के दिमाग में बैठ जाए, इसीलिए बार बार जो है आप देखा होगा ऐड आता रहता है। इसका सामान्य अर्थ यही है कि केवल बड़ी बड़ी कंपनियां ही विज्ञापन दे सकती हैं। यदि आपका छोटा व्यापार छोटा है तो आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपने उत्पाद का विज्ञापन टीवी और राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में कर सकें, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम बैनर का इस्तेमाल करते हैं। देखा होगा हम रोड पर जो है बहुत लोग बैनर लगा देते हैं, या जो है गाड़ियों के पीछे बैनर लगा देते हैं, या फिर जो है कहीं लिख देते हैं, जो चिपका देते हैं, तो उसके माध्यम से वो अपने उत्पाद को बेचने का काम करते हैं। इसी को विज्ञापन कहा जाता है। और विज्ञापन जो है एक संचार का माध्यम है, लोगों तक सुविधाओं को पहुंचाने का एक माध्यम है। उसी को बारे में यहाँ बताया गया है। लोग बोर्ड लगा देते हैं कि हम यहाँ ब्यूटी पार्लर, ये यहाँ पे ये काम होता है, यहाँ पे ये काम होता है, तो उससे लोग समझ जाते हैं और जाकर के उनके पास वो चीज़ें उनको मिल जाती हैं। तो इस चैप्टर में जितनी बातें थी मैंने आपको बता दिया है। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाए। सातवें एनसीईआरटी का यह 10वां चैप्टर है, समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए संघर्ष कैसे महिलाओं ने किया है उसको लेकर के यहाँ पर एक जो है दिया गया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, लिखा है समानता के लिए संघर्ष। यहां से हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। ऐसे हमारे देश की धारणा है कि जो महिलाएं काम करती हैं उसकी अपेक्षा जो पुरुषों के काम होते हैं उनकी अपेक्षा महिलाओं का काम ये क्लास 7 एनसीईआरटी का 10वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए संघर्ष महिलाओं ने कैसे किया है ये उसी के बारे में बताया गया है। तो लिखा है, यहाँ पे हम लोग पढ़ते शुरू करते हैं। लिखा है भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। इस आप पुस्तक के पहले हिस्से में पढ़ भी चुके हैं कि राज्य और उसके कानून की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म और अमीर या गरीबी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। देश के हर वयस्क नागरिक को चुनाव के दौरान समान रूप से मत देने का अधिकार प्राप्त है। मताधिकार की ताकत के जरिए ही जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है या बदलती है। मताधिकार हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है। ठीक है, तो अगर जो मताधिकार होता है उससे हमारे अंदर क्या होता है कि समानता का भाव विकसित होता है, इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि सबको एक ही मत देने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत वही होती है जो जितनी किसी भी और व्यक्ति की वोट कीमत होती है। तो याद रखना, वोट की कीमत जो होती है वो सबकी क्या होती है, बराबर होती है। तो हमें कहीं ना कहीं समानता के भाव को दर्शाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे कहानी दी गई है, उसी के बारे में जो पहले हमने कहानी अंसारी की पढ़ रखा था, तो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आगे लिखा है महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के काम की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि महिलाएं घर में चाहे जितना काम करती हों उसे पुरुषों की अपेक्षा तुच्छ माना जाता है कि महिलाएं को कौन सा काम करती हैं। अक्सर महिलाओं को ऐसे भी ताने मारे भी जाते हैं। लिखा है आगे, इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण यह था कि किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के थे या महिलाएं थी, धर्म, जाति अथवा लिंग, वे कुछ महत्वपूर्ण कारक थे जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों से असमानता का व्यवहार किया जाता है। तो आज भी असमानता के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप आज जो है असमानता के क्षेत्र हैं आपके धर्म, जाति, लिंग, ये सब कारक हैं, और इन्हीं आधारों पर आज भी महिलाओं और अन्य लोगों के साथ जो है असमानता का भेदभाव किया जाता है। लिखा है गरीबी, मानवीय गरिमा का अभाव और कुछ विशेष समुदायों के प्रति अपमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिलते जुलते ढंग से सामने आते हैं कि यह तय करना कठिन हो जाता है कि कहाँ एक तरह की असमानता खत्म होती है, ठीक है, और कहाँ दूसरी असमानता शुरू हो जाती है। आपने पढ़ा है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई के बीच में ही छोड़ देने की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि उनका लिटरेसी कम है। यह स्थिति गरीबी, सामाजिक असमानता और इन समुदायों के लिए अच्छी स्कूल सुविधाओं के अभाव जैसे कई मिले जुले
कारणों से पैदा हुआ है। ठीक है, तो यही सब कारण है जिसके आधार पर दलित और आदिवासी और मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा में कमी देखी जाती है। समानता के लिए संघर्ष, तो लिखा है दुनिया भर के तमाम समुदायों, गांवों, शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। ये वे लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए। हम इनका सम्मान इसलिए भी करते हैं कि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया और सदैव इसे धर्म और समुदाय के ऊपर माना। इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाते हैं। ऐसा भी होता है, अक्सर हम लोग ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो काफ़ी फेमस होते हैं, उस क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। अक्सर समानता के लिए कि किसी विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहां पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने को आए हैं, उन्हें महत्वपूर्ण लगते हैं। अध्याय 5 में आपने पढ़ा था कि कैसे और किन तरीकों से समानता के लिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हुआ था। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ ऐसा ही दूसरा उदाहरण है जहां लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए थे। ऐसी तमाम संघर्ष गाथाएं हमारे पास हैं, जिनमें बीड़ी मजदूरों, मछुआरों का, खेतिहरों जो है, मजदूरों, झुग्गी झोपड़ियों जो है के समूहों ने अपनी तरह के न्याय के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। ऐसे तमाम प्रयास भी हमारे सामने हैं जहां लोगों ने मिलजुल करके जो है संसाधनों का जो है नियंत्रण करने के लिए भी सहकारी संगठन में खड़े हुए हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि तमाम अलग अलग तरीके से लोगों ने जो है खड़ा होकर के और अपना विरोध प्रकट किया है। यहाँ लिखा है तवा मत्स्य संघ, एक जो है तवा जो है नदी बहती है मध्य प्रदेश में, तो वही वहाँ पर जंगल को बचाने के लिए या वहाँ शहरीकरण का विस्तार हो रहा था, नई नई बस्ती बस रही थी, तो शहरीकरण को बचाने के लिए जो है, रोकने के लिए जो है इन लोगों ने जो संघर्ष किया था, उसी के बारे में यहाँ एक कहानी दी गई है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये जो है मध्य प्रदेश की कहानी है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा वो नहीं, बस एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें ऐसा कुछ था नहीं जो मैं आपको बता सकूँ, तो एक कहानी है केवल, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और उन्होंने अपने क्षेत्र को बचाने के लिए ऐसा किया था। आप देख सकते हैं महिलाएं ऐसे ही डंडा ले करके और झंडा ले करके, बैनर ले करके और आंदोलन करती हैं। तो वही जो ये मछली उत्पादन का था आपका संघ, उसी की जुड़ी महिलाएं हैं जो आंदोलन कर रही हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं असमानता विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति। याद रखना, लोग क्या करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए कई ऐसे बैनर तैयार करते हैं और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने का काम करते हैं, जिससे असमानता के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकें। आगे लिखा है भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज। क्या है ये? न्याय के लिए किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो यह भाव होता है, वह मनुष्य की समानता का ही होता है। आप यह जानते हैं कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है। देश में समानता के लिए, समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। जब भी कोई आंदोलन होता है तो हमेशा यही मांग होती है कि जो संविधान में प्रावधान किया गया है वही हमें समता और हमें न्याय मिलना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान के प्रावधान ही थे। वो पे संविधान के आधार पर ही मांग कर रहे थे कि हमारे साथ भेदभाव ना हो। अपनी आप बीती में लगातार संविधान का जिक्र करने से वह उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे थे जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता हो। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। ऐसा हमारे संविधान की खूबसूरती है और लोग ऐसा कर भी रहे हैं। समता का मूल लोकतंत्र के केंद्र में है। इस पुस्तक में हमने ऐसे कुछ मुद्दों को देखने का जो है प्रयास किया है जो लोकतंत्र के इस जो है मूल भाव के लिए चुनौती पैदा करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा, देश की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, संचार के माध्यमों, मीडिया पर व्यवसायिक घरानों का बढ़ता दबाव और नियंत्रण, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना, कपास के किसानों की बेहद कम आय होना, ये सब लोकतंत्र के लिए चुनौतियां हैं। ये वे मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में उपेक्षित समुदायों से जुड़े हुए हैं। ये देश में सामाजिक और आर्थिक समानता से भी जुड़े हुए हैं, ये भी हमें समझना होगा।
आगे लिखा है, लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की सभी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उनके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। ये भी वो अच्छी बात कही गई है। तो ये भी हमारे समाज में ऐसा होता है। तो इस चैप्टर में जितनी बातें थी मैंने बता दिया है। तो क्लास 7 के एनसीईआरटी को मैंने पूरा कर दिया है। कहीं अगर आपको कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। लेकिन आप लोग एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िएगा, जितना मैंने बताया उसको आप अगर पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको याद हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक भी करिएगा, वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा, जिससे जो है ये क्या कहते हैं, लोगों तक ये पहुंचे और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू।